हेलो एंड वेलकम टू वन एंड ऑल। तो कैसे हैं आप सब? सो इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर क्वेस्ट सीरीज टुडे आई हैव कम अप विद फोर्थ लेक्चर ऑफ पॉलिटी. So far we have covered 3 lectures and in which we have covered preamble, features of the constitution and part 1 and part 2 of the constitution. In today's lecture we will be covering part 3 which is fundamental rights. So before starting मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली वॉच वीडियो टिल एंड, क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन के साथ हर एक आर्टिकल को एक अच्छे डिटेल तरीके से समझा और एक्सप्लेन किया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट फंडामेंटल राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फंडामेंटल राइट? तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है अबाउट फंडामेंटल राइट. इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन. आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट in Karachi session 1931. Part 3 of the constitution is also referred as Magna Carta of the India. So जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है. जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये इंस्पायर है फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स जो कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हुई. सेकेंड स्टेटमेंट आईएनसी एडॉप्टेड, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 वाला जो सेशन था जिसको प्रिसाइड किया था सरदार पटेल ने, इसमें रिजोल्यूशन एडॉप्ट किया गया था अबाउट फंडामेंटल राइट. थर्ड स्टेटमेंट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रेफर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. अच्छा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं पार्ट 3 को? जो इन 1215 इंग्लैंड के एक राजा होते थे किंग जॉन, उन्होंने उस टाइम जो इंग्लैंड का सिटीजन है उनको कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए. तो उस समय उन बेसिक राइट्स को कहा गया मैग्ना कार्टा. और जो सेम बेसिक राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो पार्ट 3 में है. सो जो पार्ट 3 है वो हमारा मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहलाता है. अच्छा, जो फंडामेंटल राइट्स है वो फंडामेंटल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि बहुत सारे राइट है, कुछ ऑर्डिनरी राइट्स है, कुछ और भी राइट्स है. तो फंडामेंटल राइट फंडामेंटल इसलिए कहलाते हैं बिकॉज इट इज़ गारंटी एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. इसीलिए इसको, और ये जो इंडिविजुअल है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन से इंडिविजुअल को बचाता है. सो करेक्ट पूछा गया था एंड C will be the right answer. Next, which of the following statement is correct about nature of the fundamental rights? Fundamental rights are justiciable. Fundamental rights are defended and guaranteed by Supreme Court. Third, fundamental rights are sacrosanct or permanent. Fourth, a state cannot impose reasonable restriction on the fundamental rights. Okay, so what is this justiciable and non-justiciable? जस्टिसिएबल होता है ऐसे राइट्स जो कि लीगली बाइंडिंग है, यानी कि अगर वो इन्फ्रिंज होते हैं तो उनको रिस्टोर करने के लिए जो एक सिटीजन है जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है वो जा सकता है बिफोर जुडिशरी कि जो मेरा फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हुआ है और इसको रिस्टोर कर दो. तो वो तो हुआ जस्टिसिएबल, इसका एग्जाम्पल है फंडामेंटल राइट. और दूसरा हुआ नॉन जस्टिसिएबल. नॉन जस्टिसिएबल है कि अगर कोई राइट वो इन्फ्रिंज हो रहा है तो उसको जो रिस्टोर करने के लिए हम जुडिशरी के पास नहीं जा सकते. फॉर एग्जांपल डीपीएसपी है जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. अगर कोई डीपीएसपी फॉर एग्जांपल आर्टिकल 44 है जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हमारा जो 44 है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो हम कोर्ट के बिफोर नहीं जा सकते क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है. एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड ऑर्डिनरी राइट? जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, हमने अभी देखा प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो ऑर्डिनरी राइट्स है वो प्रोटेक्टेड
और जो गारंटेड है वो ऑर्डिनरी राइट से है। दूसरा जो फंडामेंटल राइट्स है ये है अगेंस्ट स्टेट, ना कि अगेंस्ट इंडिविजुअल। एंड नेक्स्ट जो जनरली ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं वो जनरली अगेंस्ट इंडिविजुअल होते हैं, बहुत स्पेसिफिक कुछ एक केसों में ये अगेंस्ट स्टेट होते हैं। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन, ये करेक्ट है। हमने अभी देखा फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिसिएबल। सेकंड स्टेटमेंट है डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए है तो ये फंडामेंटल कहलाते हैं, क्योंकि ये जो जुडिशरी है हमारी ये इसको प्रोटेक्ट करती है। थर्ड है परमानेंट और सैक्रोसेंट नहीं है फंडामेंटल राइट, ये चेंज हो सकते हैं। जो ओनली डिफरेंस इज दैट अगर हमें फंडामेंटल राइट को चेंज करना है तो ये हो गए बाय द प्रोसेस ऑफ आर्टिकल 368 जो कि स्पेशल मेजोरिटी है, और इन केस ऑफ ऑर्डिनरी राइट्स वो एक सिंपल जो लेजिस्लेशन प्रोसेस है, सिंपल मेजोरिटी 50% उससे अमेंड हो गए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेट कैन नॉट इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दी फंडामेंटल राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शन। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और ये दोनों करेक्ट है। तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट विल बी A, 1 and 2। नेक्स्ट, consider the following statements about the right to equality under Article 14 of Indian Constitution. First, it aims to establish equality of status and opportunity as embodied in the preamble. ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हमने प्रियम्बल में देखा था, जो प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स थे जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी। जो इक्वलिटी थी वो वहाँ पे कहा गया था कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी हो। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, ये जो दो डॉक्ट्रिन है इक्वलिटी बिफोर लॉ और एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको समझते हैं। ये हमने काफ़ी सिंबल देखा होगा अपने मूवीज़ में, ये जस्टिस लेडी है, और जो ये तराजू है ये सिंबलाइज करता है बैलेंस, यानी कि जो जुडिशरी है वो एविडेंस के बेस पर इंसाफ करेगी। सेकंड है जो ये ब्लाइंड फोल्ड है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो सभी इंडिविजुअल है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कोई पावरफुल है, चाहे कोई वीक है, चाहे कोई भी हो, इन दी आइज ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल। ये गरीब और अमीर को नहीं देखेगा, ये सभी को समान तरीके से ट्रीट करेगा। सो ये कंसेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ का, यानी कि किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा, सभी लॉ की नज़र में इक्वल है। बट अब दो केस समझते हैं, एक तो है अमीर आदमी और एक है गरीब आदमी। अमीर आदमी की जो मंथली इनकम है वो है मान लो 4 लाख पर मंथ, और जो गरीब आदमी है उसकी मंथली इनकम है 4000, और दोनों ने सेम ऑफेंस किया है और दोनों को सेम ऑफेंस के लिए फॉर एग्जांपल 4000 फाइन लगाया गया है। तो अमीर को भी 4000 फाइन, गरीब को भी 4000 फाइन। क्या ये इक्वलिटी ट्रू सेंस में दिखा रहा है? नहीं। सो इस चीज़ को कर्व करने के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कंसेप्ट लाया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि अलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक। दैट मीन्स कि जो इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसिस, कि अगर इक्वल ट्रीटमेंट हम तभी करेंगे अगर जो आदमी है, दो आदमी है, वो भी इक्वल हो। इस पिक्चर से आप समझ सकते हो कि ये स्टेट ने प्रोवाइड किया, मैच चला हुआ है, 3 अलग अलग डिफरेंट हाइट के हैं। तो अगर हम पहले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जाते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो तीनों को एक एक स्टूल दे दी है, बट ये तो मैच नहीं देख पाएगा। बट अगर हम सेकंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जाते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को, जिसको जितनी ज़रूरत है स्टेट उतनी हेल्प कर रहा है। सो इन ट्रू सेंस दिस इज ऑल्सो ब्रिंगिंग इक्वलिटी। और जो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये कंसेप्ट हमने यूके से इंस्पायर होके लिया है, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये हमने यूएसए से इंस्पायर होके लिया है। इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर कोई 18 साल 16 साल से कम का अगर कोई माइनर है वो मर्डर करता है, तो उसको
मैक्सिमम 3 साल की सज़ा होगी, और अगर कोई इससे ज़्यादा है, कोई 30-35 साल का आदमी है, तो उसको उम्र कैद की सज़ा होगी। अब अपने ऑप्शंस पे आते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज टेकन फ्रॉम ब्रिटिश, ये करेक्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एम्फेसाइज्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसिस, तो ये भी करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो इट प्रोवाइड्स गारंटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। 6 में से जो पहला है वो है राइट टू इक्वलिटी। इसके अंडर 5 फंडामेंटल राइट्स है। एक है 14, 15, 16, 17 और 18। ये बात कर रहा है आर्टिकल 16 की। सो इट प्रोवाइड्स गारंटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट से पहले हम देखते हैं टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस कुछ कमीशंस बनाए गए। जो सबसे पहला कमीशन था वो बना था कालेकर कमीशन। तो जो कालेकर कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उसमें सभी वोमेन को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया था कि वोमेन भी पार्ट होना चाहिए ओबीसी के। और कुछ एक अदर्स है, अदर्स ऐसे सेक्शंस सोसाइटी को हु हैव नॉट गेन द फ्रूट्स ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। सो इन्होंने रिकमेंड किया था कि 70% रिजर्वेशन होनी चाहिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए। सो गवर्नमेंट ने इसे डिनाई किया और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डायरेक्शन दी जिसमें कहा गया कि जो रिजर्वेशन है उसकी मैक्सिमम जो सीलिंग है वो 50% होनी चाहिए, और यहाँ पे तो इन्होंने ऑलरेडी 70% रिकमेंडेड करी थी। तो फिर उसके बाद सेकंड बैकवर्ड कमीशन बिठाया गया जिसका नाम था बीपी मंडल 1979। अब जब इन्होंने बीपी मंडल ने अपनी जो रिकमेंडेशन दी, इनके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो ओबीसी है वो टोटल पॉपुलेशन का 52% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और इनको 27% रिजर्वेशन देनी चाहिए। और जो 27 है ये फिर खाली ओबीसी को, तो इसमें एससी और एसटी एक्सक्लूडेड थे। तो जो 50% वाली सीलिंग है उसका भी इसमें पालन हुआ, क्योंकि 15% तो एससी को मिल रही है और जो एसटी है उनको 7.5 मिल रही है। तो ये जो ओवरऑल सीलिंग थी 50% उससे कम हो गई है। तो पूरे देश में आंदोलन होने लग गया कि जो मंडल कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो 1990 में बीपी सिंह गवर्नमेंट है इन्होंने फिर मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया, और जिसके बेस पे कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया। फिर इसमें नेक्स्ट जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई उन्होंने नेक्स्ट इसमें जो प्रोविज़न ऐड किया वो किया ईडब्ल्यूएस के लिए। जो हमारी जो जनरल सेक्शन है उनके लिए ईडब्ल्यूएस 10% जो रिजर्वेशन है वो दी गई। और जो इसका सोल क्राइटेरिया था ये था इकोनॉमिक, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में जो गरीब लोग हैं उनको 10% रिजर्वेशन नरसिम्हा राव कमेटी ने इनके गवर्नमेंट ने दी। और दूसरा है इन्होंने नॉन क्रीमिलियर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया ओबीसी में। नॉन क्रीमिलियर कंसेप्ट है कि जो ओबीसीज में समृद्ध लोग हैं जो इकोनॉमिकली वेल एस्टेब्लिश्ड है उनको कहा गया क्रीमिलियर। मतलब ओबीसी में 2 तरह के लोग ऐड है, एक है क्रीमिलियर और दूसरा है नॉन क्रीमिलियर। क्रीमिलियर है जिनको कि रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, और जो नॉन क्रीमिलियर है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया ऐड किया गया है, जैसे कि पेरेंटल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये ऐड किया नरसिम्हा राव ने। फिर इसके बाद जब ये प्रोविज़न सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी वर्सेस केस में 1992 में चैलेंज हुआ तो कोर्ट ने 3 ऑब्जर्वेशन दी। सबसे पहले उन्होंने जो 27% जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन मंडल कमीशन ने रिकमेंड करी थी इसको इन्होंने अपहेल्ड कर दिया। दूसरा जो नॉन क्रीमिलियर लेयर था ओबीसी में इसको भी इन्होंने सही ठहराया। बट जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है 10% की इसको इन्होंने
नलीफाई कर दिया, इसको कैंसल आउट कर दिया, क्योंकि एक तो ये 50% जो सीलिंग थी उससे ऊपर जा रही थी, और जो दूसरा जो EWS के लिए क्राइटेरिया था वो क्या था, इकोनॉमिक क्राइटेरिया था। बट इस जजमेंट ने कहा कि जो रिजर्वेशन है वो एक मेजर नहीं है पॉवर्टी रिमूवल का, वो क्या है कि वो एक हथियार है सोशल जस्टिस का। इसीलिए जो OBC के लिए जो इंट्रोड्यूस किया था वो इकोनॉमिक बेस पे नहीं था, वो था सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड सेक्शंस है उनको OBC का था। तो यहाँ पे ये नल एंड वॉइड किया गया। और फिर लास्ट में एक और अमेंडमेंट जो 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, जहाँ पे कि मोदी सरकार ने जो 10% EWS फिर से दिया था सेम इकोनॉमिक सेक्शन एमंग द जनरल, उसको लाया। और अब जो लेटेस्ट एक इसी साल पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उन्होंने उसको अपहेल्ड भी कर दिया है। सो ये था अबाउट ओके। सो जो सेकंड और थर्ड BP मंडल कमीशन 19 रिकमेंड थी 33, गलत है। कितना रिकमेंड किया था, BP 27 रिकमेंड किया था OBC के लिए। और जो इंदिरा साहनी केस है अपहेल्ड 10% रिजर्वेशन, इन्होंने अपहेल्ड नहीं करी थी बल्कि इन्होंने नल एंड वॉइड करी थी। सो दोनों स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट सही है। सो पूछा क्या गया था, one only C. Next question, which of the following statement are incorrect about right to education under article 21A? ओके, जो राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21A, जहाँ पे भी ये जो कैपिटल लेटर में आर्टिकल के साथ में कैपिटल लेटर है, वहाँ पे हमें समझना है कि ये किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया है। सो जो 21A है ये इंसर्ट किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। इससे 3 चीज़ें ऐड करी गई। पहला 21A, सेकंड जो 45 आर्टिकल 45 है हमारा, ये है DPSP का, और थर्ड है 51A, ये है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से राइट टू एजुकेशन नहीं था? तो आंसर है फंडामेंटल राइट में तो नहीं था। बट जो DPSP है आर्टिकल 45, यहाँ पे लिखा हुआ था कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ द एज 0 to 14 ईयर्स। 0 से 14 साल ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ये था आर्टिकल 45 में। तो जो ये प्रोविजन जब यहाँ पे लाया गया तो यहाँ पे 0 से 14 ईयर तक ही प्रोविजन ऐड किया गया कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 0 to 14 ईयर्स। और जो DPSP है यहाँ पे जैसे यहाँ से इसको यहाँ पे लाया गया। और जो थर्ड जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है यहाँ पे आर्टिकल ऐड किया गया जहाँ पे कहा गया कि भारत के सभी नागरिकों का ये ड्यूटी होगी कि वो क्या करे, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे एजुकेशन की 6 से 14 साल के लिए। सो ऑप्शंस देखते हैं। इट प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन 0 to 14 ईयर्स, ये गलत है। ये तो DPSP में लिखा था, जो फंडामेंटल राइट है वहाँ पे तो 6 से 14 ईयर के लिए कहा गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट वाज एडेड बाय 86th नहीं बल्कि 86th से ऐड किया गया था, ना कि 85th से, ये भी गलत होगी। इट मेक्स एलिमेंट्री एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट एंड नॉट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन। हमने देखा कि खाली एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, तो इनकरेक्ट पूछा गया था। इनकरेक्ट क्या है, 1 and 2, आंसर विल बी A। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइट टू इक्वलिटी इज करेक्ट? टर्म अनटचेबिलिटी इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 17 है जो कि अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनटचेबिलिटी है वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है।
ए पर्सन convicted of offense under untouchability is disqualified for the election of the parliament। बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई प्रूव हो गया है, गिल्टी हो गया है इन केस ऑफ अनटचेबिलिटी, तो वो ना तो एमएलए के इलेक्शन लड़ सकता है ना एमपी के। सो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज मेड पनिशेबल अंडर लॉ। ये करेक्ट है। जो अनटचेबिलिटी है वो पनिशेबल ऑफेंस है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955, और इसके अंडर हमें कम से कम 6 मंथ्स की सज़ा होगी या फिर 500 का फाइन लगेगा या फिर इनमें से दोनों। सो सेकंड थर्ड स्टेट। फोर्थ आर्टिकल 18 प्रिवेंट्स स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स डिस्टिंक्शंस। इस स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो आर्टिकल 18 था, जो कि टाइटल्स जब ब्रिटिश थे वो एक हेरिडेटरी बेस पे बहुत सारे टाइटल्स देते थे, जैसे राजा है, महाराजा है, तो महाराजा का बेटा महाराजा होगा। तो इस तरीके से जो सोसाइटी है वहाँ पे इक्वलिटी नहीं प्रैक्टिस हो रही थी। तो इस आर्टिकल के थ्रू इक्वलिटी प्रैक्टिस होगी कि अब जो स्टेट होगा वो कोई भी टाइटल नहीं देगा किसी को एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। जैसे एकेडमिक्स में डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, और जो मिलिट्री में अलग अलग रैंक होते हैं सिर्फ वो ही है। सो पूछा गया था करेक्ट, और आंसर विल बी 2, 3 एंड 4 सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। ओके, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दो, एक तो सिटीजन्स को और दूसरा एलियंस को अलग अलग तरीके के फंडामेंटल राइट्स देते हैं। एलियन में भी फर्दर एक तो है फ्रेंडली एलियन, और एक होते हैं एनिमी एलियन। एलियन है जो कि इंडिया में करंटली घूमने आए हुए या फिर किसी वीज़ा से, स्टडी वीज़ा से, और जो सिटीजन है जो इंडियन सिटीजन यहाँ के परमानेंट है। तो जो एलियन है इसमें भी दो टाइप के, एक तो है फ्रेंडली जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, एनिमी एलियन जिनके साथ हम करंटली या तो वॉर पे है या अच्छे रिलेशन नहीं है। तो जो हमारे इंडियन सिटीजन है उनको ज़्यादा फंडामेंटल राइट और प्रिविलेज है कंपेयर टू एलियन, और इनमें भी जो फ्रेंडली एलियन है उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस है कंपेयर टू एनिमी एलियन। सो जो इंडियन सिटीजन है उनको एक्सक्लूसिव दिए गए हैं 5 राइट्स, 15, 16, 19, 29 और 30। सो यहाँ पूछा गया है कि नॉन सिटीजन को कौन से राइट्स है। आर्टिकल 20 में ये भी है दिया हुआ, नॉन सिटीजन है ना, फॉरेन के है। और जो ये है फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, ये भी है। और जो थर्ड है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक मैटर्स, यानी आर्टिकल 16 है, ये खाली इंडियन सिटीजन्स को है। सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 20 इज करेक्ट। फर्स्ट, it grants protection against arbitrary and excessive punishment of an accused person. It grants protection to citizen or foreign citizen or legal person like a company or a corporation. So जो हमारा आर्टिकल 20 है, इट क्या है, ये प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने सज़ा करी, ऑफेंस किया है तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि इसका मतलब है कि अगर किसी ने सज़ा करी है तो उसको निर्धारित जो एक उसका दंड है वो दिया जाए, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाए। और इसको आर्टिकल 20 3 प्रोविजन से, 3 डॉक्ट्रिन से इम्प्लीमेंट करता है, जो कि है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। मतलब कि कोई भी जो लॉ है वो जब उसको बना है उसी टाइम से इम्प्लीमेंट होगा, वो पीछे की डेट से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिव डेट से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई ऑफेंस किया है, से करप्शन की है, और वो करी थी 1986 में, और जो करप्शन पे जो लॉ है वो बना 1988 पे, और इस ऑफेंस का मेरा पता चला है 2017 में, तो क्योंकि मैंने जो डेट ऑफ जो कमिटमेंट ऑफ करप्शन थी वो क्या थी, 1986 थी, और जो करप्शन पे एक्ट है वो 88
पे बना है तो मुझे सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने ये एक्ट है वो किया था उस टाइम पे कोई एक्ट उस टाइम बना हुआ नहीं था उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है नो डबल जेओपार्डी। इसका मतलब होता है कि सेम ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको उस मर्डर की सिर्फ एक बार सज़ा होगी। ओके, नेक्स्ट नो सेल्फ इंक्रीमेशन। सेल्फ इंक्रीमेशन का मतलब है कि अगर किसी इंडिविजुअल को उसी के अगेंस्ट खुद को ही एविडेंस की तरह यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर किसी जो इंडिविजुअल उसने कबूल कर दिया मीडिया या पुलिस के सामने कि हाँ मैंने ऑफेंस किया है, तो वो नहीं माना जाएगा जब तक कि वो सेम चीज़ जुडिशरी के बिफोर एक्सेप्ट नहीं करता। सो ऑप्शंस थे इट grants protection against arbitrary and excessive punishment of accused person, correct. It grants protection to citizen, foreigner और legal person, ये भी correct है। So correct will be 1 and 2 C. Next, which of the following statement is incorrect about fundamental rights? Right to freedom of expression under Article 19 provides protection against state and private individual। इसको ध्यान से पढ़ना है कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है अंडर आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। नेक्स्ट आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स दैट एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन टू फंडामेंटल राइट्स शैल बी नल एंड वॉइड। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिकल 13 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक कोई भी ऐसा लॉ जो कि फंडामेंटल राइट के समान विरोधाभास पैदा कर रहा है, जो कि उसके कॉन्ट्रेरी है, तो जो जुडिशरी है उसको नल एंड वॉइड, जुडिशरी माने सुप्रीम कोर्ट, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 है, ये क्या करता है कि स्टेट है उससे अगर उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो उससे हमें प्रोटेक्शन दिलाता है, मगर इंडिविजुअल के अगेंस्ट सेम केस नहीं है। मान लो ये हमें प्रोटेक्शन सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट देता है, ना कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट। अगर मैं कहीं मेरे साथ में कोई जा रहा है और मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा है और उसने रख दिए, तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि इसने मेरी पिटाई करी है क्योंकि मैं इसको क्रिटिसाइज कर रहा था और मेरे आर्टिकल 19 का वायलेशन है, इसको रिस्टोर किया जाए। नहीं, उसका एक अलग ऑर्डिनरी प्रोसेस होगा मारपीट का, ना कि फंडामेंटल राइट वाला। सो पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक प्रोटेक्शन सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट देता है, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल के। सो पूछा इनकरेक्ट गया था तो आंसर विल बी A1 ओनली। नेक्स्ट, who among the following headed 9 judge constitutional bench that declare right to privacy as fundamental right? आंसर ऑप्शन है JS कहेर, दीपक मिश्रा, TS ठाकुर एंड KJ कानिया। तो आंसर है जो कहेर है, JS कहेर है। ये 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जिन्होंने डिक्लेयर किया कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है 2017 को। और जो दीपक मिश्रा वाली बेंच थी ये CJI थे, इन्होंने जो लैंडमार्क डिसीजन दिया था जिसमें कि इन्होंने सेक्शन 377 को लीगलाइज किया था, सेम गे सेक्स। सो आंसर विल बी A। सो स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, जो बाकी के फंडामेंटल राइट है उसको हम अगले मंडे को डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।